इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 3। ठीक है, बायोलॉजी के चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, मैंने पार्ट 1 इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल रखा है। ठीक है, ये पार्ट 2 होगा। और इसके पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रखा है और ये चैप्टर 3 है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण देखने को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है में कि निम्न में कौन पदार्थ शुक्राणु को सक्रिय करता है। देखिए, शुक्राणु जौन होता है ना, शुक्राणु ये जब तक सक्रिय ना होगा ना तब तक ये निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, मतलब ये आगे चल ही नहीं सकता है। तो इसको कोई ना कोई एंजाइम ऐसा है ना जो सक्रिय करता है ना, यानी एक्टिव करता है उसको। तो जब ये एक्टिव हो जाता है ना शुक्राणु, तो ये आगे गतिशील होकर, ठीक है, और ओवम के साथ क्या करता है कि मैच कर लेता है, फ्यूज कर लेता है। ठीक है, तो शुक्राणुआ जो है ना, इसको गतिशील, इसको सक्रिय यानी एक्टिव करने का काम करता है साइट्रेट। ठीक है, जो शुक्राशय ग्रंथि द्वारा निकलता है। किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? शुक्राशय ग्रंथि द्वारा निकलता है। साइट्रेट एंजाइम शुक्राशय ग्रंथि द्वारा निकलता है तो वो केकरा को सक्रिय करता है? तो शुक्राणु को सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है जी? शुक्राणु को। तो शुक्राणु को सक्रिय करने वाला जो एंजाइम है वो साइट्रेट हो जाएगा, यानी 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सक्रिय कौन करेगा जी इसको? साइट्रेट। शुक्राणु, 100 से शुक्राणु, 100 से साइट्रेट, 100 से शुक्राणु और 100 से साइट्रेट, याद रख सकते हैं। यह कह रहा है क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया किसके प्रभाव में होती है, मतलब फीमेल में जो अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है ये किस हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, तो देखिए स्पेशल अगर बात करें हार्मोन की, तो यहाँ पे एक ऐसा हार्मोन है जो अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी अगर स्त्री में कोई ऐसा फीमेल जिसमें अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो उसमें एक ऐसे हार्मोन की कमी होगी, है ना, जिस वजह से उसमें अंडा का उत्सर्जन नहीं हो रहा है। तो वो कभी मतलब उसमें क्या फर्टिलाइजेशन की संभावना ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम है LH। ठीक है, क्या है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि बॉडी में अंडा का उत्सर्जन कराने का काम करता है। ठीक है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया एकदम कम्प्लीटली होती है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा ना कि एक और हार्मोन है FSH। ठीक है, FSH, तो ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक कृत्रिम हार्मोन है। ठीक है, इसका प्रयोग केवल और केवल जानवरों के ऊपर किया जाता है, मतलब फीमेल जो जानवर होती है जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, इन सब में किया जाता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ना, ये FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका इस्तेमाल जानवरों पर किया जाता है मेनली। ठीक है, यदि किसी गाय में, ठीक है, या यदि किसी फीमेल एनिमल में अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में इस हार्मोन के इस्तेमाल करके उसमें अंडा का उत्सर्जन कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कृत्रिम, है ना, जबकि ये जो होता है LH होता है, ये क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ठीक है, मतलब ये शरीर के अंदर ही, मेनली मनुष्य के अंदर, मनुष्य में फीमेल के अंदर क्या होता है? बनते रहता है ना। तो LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो अंडा के उत्सर्जन की प्रक्रिया को कम्प्लीटली कराता है। अब बात करें अगर प्रोजेस्टेरॉन की, तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये हमने पहले वीडियो में आपको समझा रखा है। ठीक है, तो अंडा के उत्सर्जन की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन काम करता है जी? LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, तो 3 नंबर का है क्वेश्चन की पूर्ण विकसित जंतुओं में संरचना विकसित होती है पेशीय तंत्र द्वारा, कि जनन तंत्र द्वारा या परिसंचरण तंत्र द्वारा, मतलब किसी जीव का विकास किस संरचना के द्वारा होता है? किसी जीव का विकास, तो जीव का विकास जनन के द्वारा होता है। ठीक है, ये इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नंबर के आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जनन तंत्र के द्वारा ही किसी जीव का विकास होता है। ठीक है, यह निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? तो कॉपर ल्यूटियम, ठीक है, ये मस्तिष्क की मध्य मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, मतलब मध्य मस्तिष्क में ही एक क्या होता है? एक पार्ट होता है। ठीक है, इस पार्ट द्वारा एक वैसा हार्मोन निकलता है जो हमारे लिए क्या होता है? एकदम जरूरी होता है। ठीक है, तो अब
वो हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों के दोनों हार्मोन कॉपर ल्यूटियम द्वारा निकलता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। मतलब यदि निषेचन हो रहा है ना तो गर्भाशय में जो शिशु बना है, ठीक है, उस शिशु के सुरक्षा के लिए, ठीक है, उस शिशु के सुरक्षा के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि बाहरी दीवारों को ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, हाँ, जिससे इस पर कोई बुरा असर ना ही पड़ता है। तो कॉपर ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। और एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्री में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट कराता है ना, क्या कराता है? कंप्लीट कराता है। यदि एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय में रिलीज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो कॉपर ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन वहाँ स्रावित होता है जी? तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, ये दोनों के दोनों निकलते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी और सी दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम 5 की बात करें तो कह रहे हैं कि अंडाणुओं का निषेचन कहाँ होता है? तो ओवम बने होते हैं तो उनका निषेचन भी क्या होता है? जरूरी होता है। तो निषेचन बनते होते कहाँ हैं? तो अगर हम बात करें गर्भाशय की, तो गर्भाशय का कुछ शेप इस शेप में होता है, ठीक है। हम अभी यहाँ पे चित्र न बना सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर साइड में क्या होता है? ओवरी सिस्टम होता है। दोनों साइड में क्या होता है? ओवरी सिस्टम होता है। और ये है आपका फैलोपियन नलिका। ये क्या है? फैलोपियन नलिका। तो ओवरी सिस्टम से हर यहाँ पे क्या होता है? ओवम हर 14 दिन पे क्या होता है? एक ओवम रिलीज होता है और या कि यहीं पे रुका रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं? यहाँ पे आकर रुका रहता है इस पोजीशन पे मेनली। और यहाँ से ना, यहाँ से इस साइड से स्पर्म जाता है, ठीक है। स्पर्म जाके इससे डिफ्यूज हो जाता है ना। डिफ्यूज होने के बाद निषेचन होता है। तो आपने देखा कि जो अंडाणु है, ठीक है, इनका निषेचन कहाँ पे हो रहा था? फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे हो रहा था? फैलोपियन नलिका में। तो जब फैलोपियन नलिका में निषेचन हो जाएगा ना, तो निषेचन होखला के बाद इसको एक ऐसा उसमें टेक्निकल अथी है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं जो उस ओवम को, निषेचित ओवम को पकड़ के, है ना, गर्भाशय की दीवार में लाकर चिपका देता है। तो उसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी, क्या बोलते हैं? फिम्बरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। यही फिम्बरी क्या करता है कि निषेचित अंडाणु को पकड़ के सीधे गर्भाशय में लाकर बैठा देता है, मैंने रख देता है मेनली। तो 5 नंबर के सही आंसर का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में कौन समजात है? ठीक है, समजात, सम मतलब समान, आजात माने एक ही जात के, ठीक है। अब समजात का मतलब होता है एक जात के, ठीक है। जैसे अहिर अहिर हो जाते हैं, ऐसे अगर जात के आधार पे बात करें तो इसमें हम क्रोमोजोम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मेनली क्रोमोजोम 46 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 46 जोड़े। तो यहाँ पे हम एफ मतलब फीमेल समझिएगा, ठीक है, और एम मतलब मेल। तो दोनों में, मेल और फीमेल में टोटल क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? इसमें भी 46 होता है, ठीक है। दोनों में 46 क्रोमोजोम होते हैं। बशर्ते अगर जोड़ा की बात करें तो दोनों में क्या होता है? मेल और फीमेल में 23 जोड़े होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मेल में जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं XY टाइप के, ठीक है। क्या होते हैं? XY टाइप के। मतलब इसके 23 जोड़े बनेंगे, है ना। 46 का कितना जोड़ा होगा? 23 जोड़ा। तो 46 का जो 23 जोड़ा होगा ना, उसमें 22 क्रोमोसोम लगभग एक ही तरह के होंगे, ठीक है। कितना क्रोमोसोम? 22 जोड़े क्रोमोसोम, यानी 44 क्रोमोसोम क्या होंगे? एक ही जोड़े होंगे। लेकिन 23वां जोड़ा जो होगा ना, यही मेल में क्या होता है? भिन्न होता है, XY होता है। इसके ऊपर जितना भी 44 क्रोमोसोम बनेंगे ना जी, 2 क्रोमोसोम यहाँ पे है, तो ये क्रोमोसोम निकालने के बाद टोटल कितना बच रहा है? 44। संख्या में 44 और जोड़ा में 22। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम केवल एक्स टाइप के होते हैं, एक्स टाइप के, ठीक है। जबकि 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है ये डिफरेंस होता है, मेल में XY होता है। और फीमेल में क्या होता है कि टोटल के टोटल, यानी 23 जोड़ा के 23 जोड़ा जो संख्या क्रोमोसोम होता है सबके सब एक के जैसन होता है, मन हई समझात होता है। तो इसको ना हम लिख सकते हैं 44, ठीक है, 44 प्लस क्या लिख सकते हैं? एक्स। यहाँ पे अगर बात करें फिर से, फीमेल में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें होता है ये 44, ठीक है, प्लस एक्स। तो 44 गो समझात आ प्लस ये भी समझाते ना है जी, एक्स टाइप का है, तो दोनों एक ही जात के हैं। मतलब 44 प्लस एक्स क्या होगा? इसमें समझात होगा। क्या होगा? समझात होगा। एक ही जात के होंगे, ठीक है। क्या होगा? एक ही जात का होगा। जबकि ये 44 प्लस XY का होगा, अलग जात का होगा। तो यहाँ पे समझात पूछा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अगर यही पूछता आपसे कि असमजात क्रोमोसोम कौन है, तो असमजात क्रोमोसोम क्या होता है, 44 प्लस XY होता है। क्या होता है, 44 प्लस XY। और वही समझात क्या होगा, 44 प्लस XX। इसमें आपको और कुछ हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए 44 प्लस XY जो है ना, इसको लिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि अथी लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है। तो ये मतलब अगर एंट्री मार रहा है मान लीजिए कहीं पे डिफ्यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे XY जो है ना, ये लड़के के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि XX के लिए एप्लीकेबल होता है ये लड़की के लिए। इसलिए लिंग हार्मोन के नाम से, अरे सॉरी, लिंग क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं इसको, XY को, ठीक है। तब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहा जाएगा, तो XY जो होगा उसी को कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंडाणुओं को कौन गर्भाशय में पहुंचाता है। अंडाणु, अभी आपको पहले हम बताएं कि अंडाणु को पहुंचाने का काम कौन करता है, फिम्बरी। कौन काम करता है, फिम्बरी। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 नंबर का ए। अंडाणु को कौन पहुंचाता है, फिम्बरी। तो 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर हो जाएगा फिम्बरी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मासिक चक्र किस हार्मोन से होते हैं, मतलब कौन सा हार्मोन है जो मासिक चक्र को कंप्लीट कराता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट कराता है। तो आप हम सबसे पहले बताइएगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो न्यूनतम एज होता है ये कब होता है, ठीक है, और अधिकतम एज ये कब तक रहता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको बता रखा है। तो मासिक चक्र किस हार्मोन के दौरान होता है, किस हार्मोन की वजह से होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को सुरक्षा देता है, यानी प्रोटेक्शन करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि जब बच्चा 9 मंथ का सेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो यूटरस के आसपास के जो हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों को लचीला बना देता है, जिस वजह से कम्प्लीटली उस बच्चे का क्या होता है, मतलब बाहर की ओर निकलना में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये कंडीशंस होती है। तो मासिक चक्र को स्टार्ट करने में कौन हार्मोन काम करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है। कौन काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है, ठीक है। यानी 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो 9 कह रहा है कि जनन कोशिका में कौन विभाजन होता है। अब देखिए आपको इंटर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना था कि विभाजन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। माइटोसिस, एमाइटोसिस और उसको हाफ माइटोसिस बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है, अगर टेक्निकल नाम के आधार पर बोला जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि जनन कोशिका में कौन कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये यहाँ पे जो जनन कोशिका में जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब आइए इसको समझाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन क्या है। देखिए मनुष्य के जो फीमेल या मेल की अगर बात करें तो हम बताएं आपको कि अभी मेल में, ठीक है, और फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, दोनों में 46 होता है, ठीक है। कितना होता है जी, दोनों में 46 होता है। मान लीजिए कि इसके द्वारा और इसके द्वारा एक निषेचित जाइगोट बनेगा ना जी, जाइगोट यानी जी यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। मतलब इसके स्पर्म, मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम का जो मेल होगा तो जाइगोट बनेगा। तो इस जाइगोट में कितना क्रोमोसोम जाएगा ये निश्चित किस पे करते हैं यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके पास 46 को क्रोमोसोम होगा, इसके पास भी 46 को क्रोमोसोम होगा, तो इसमें से आधा आएगा और इसमें से आधा, ठीक है। मतलब 23 का आधा, सॉरी 46 का आधा 23, इसमें 23 आएगा और इसमें से कितना आएगा, 23 आएगा। तो 23 मिलकर कितना हो जाएगा, इस जी में भी 46 होगा। अब डिपेंड करता है कि इस साइड से क्या आया है। तो मान लीजिए इस साइड से, ठीक है, इस साइड से XY आया और इस साइड से XX आया है, तो इस साइड से 23 को XX आएगा, इस साइड से 23 को X, 22 को कितना है, 22 जोड़े, यानी 22 जोड़े जो होंगे ना XY आएंगे, है ना, सॉरी 22 जोड़े XX आएगा, है ना, और एक जो 23वां जोड़ा होगा वही क्या होगा, XY होगा। तो इस तरह से इसमें XY इधर से आया और इस साइड से क्या है, XX आया। तो इस तरह से जब मिलेगा ना तो वो बनेगा लड़का, यानी डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो XY हमेशा लड़के के लिए अप्लीकेबल होता है, इसलिए लड़का बन गया। अब यहाँ बात करते हैं कि इधर से भी 23 आया है ना, और इस साइड भी 23 आया, मतलब ये जो लड़का बनेगा ना इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, 23 होगा, ठीक है। तो इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। मतलब जो जनन कोशिका होता है क्रोमोसोम उसमें कितना आधा आता है, ठीक है।
मेल या फीमेल हो, इन दोनों में से क्या आता है, आधा आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। मान लीजिए कि अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 ना होकर एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, 23 और समझा रहे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए मेल हो गया, ठीक है, यहाँ पे, और ये फीमेल। मान लीजिए इस साइड से 24 क्रोमोसोम आ रहे हैं, ठीक है, और इस साइड से कितना आ रहा है, 23। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आते हैं ना, तो हम लोगों में कोई एक्स्ट्रा अंग निकल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर 6 उंगली आता है ना, तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएंगे तो एक्स्ट्रा अंग निकलेगा, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं आएंगे तो अंग नहीं निकलेगा, और क्रोमोसोम की संख्या में कमी आएगी तो कोई अंग विलुप्त हो जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम की संख्या जितनी रहेगी उतना, मतलब कोई अगर कम्प्लीटली 46 जोड़ा है तो आपके शरीर में किसी तरह का कोई कमी देखने को, अंग में कमी देखने को नहीं मिलेगा। और वही अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 गो से ज़्यादा हुआ तो आपका हो सकता है कि 2 नाक निकल जाए या 6 उंगली निकल जाए, ठीक है, छांगुर जिसको बोला जा सकता है। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं, ठीक है। यानी जनन कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, नर, मादा या अंडाणु के आधार पर, या इनमें से सभी। तो लिंग का निर्धारण केवल नर के आधार पर होता है, ठीक है। क्या कि जो मादा के पास क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो क्रोमोसोम नर के पास भी तो होते हैं, लेकिन नर के मादा के क्रोमोसोम से नर के क्रोमोसोम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसका, एक्स वाई का, ठीक है, किसका होता है, एक्स वाई का। तो इसी आधार पे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। मतलब ये अगर किसी जाइगोट में जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि, हो सकता ही नहीं, लड़का कन्फर्म बनेगा, ठीक है। और वही एक जा रहा है तो जाइगोट में, तो समझ लीजिए क्या बनेगा, लड़की बनेगी, ठीक है। तो लिंग का निर्धारण किसके आधार पे होता है, नर के आधार पे होता है, ठीक है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सार्टोली कोशिका पाई जाती है। सार्टोली कोशिका एक वृषण से रिलीज होने वाली कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो ओवम कह रहे हैं, स्पर्म को कम्प्लीटली बनाने में काम करती है, ठीक है। सार्टोली कोशिका ये वृषण से निकलती है जो स्पर्म को बनाने का काम करती है। तो यानी सार्टोली कोशिका का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, वृषण, ठीक है। क्या हो जाएगा, वृषण। वृषण में ही क्या बनते हैं, तो वो वृषण मेनली 2 जोड़ा होता है, ठीक है, यानी संख्या में दो जोड़ा नहीं, 1 जोड़ा होता है, संख्या में 2 होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शुक्राणु के मध्य में क्या होता है। शुक्राणु के मध्य यानी स्पर्म का जो बीच पार्टिकल्स होता है, मान लीजिए ये कोई, यहाँ से हमने शुक्राणु बनाया, ठीक है, और इसके आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा जी, एक्रोसोम। अब इसका मध्य पार्ट, शुक्राणु को 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे हेड हो जाएगा, ये मध्य हो जाएगा, और ये पूंछ हो जाएगा। तो 3 पार्ट हो रहा है, एक हेड हो रहा है, ठीक है, हेड हो रहा है, मिडिल हो रहा है, और टेल हो रहा है, हेड, टेल और मिड। यहाँ पे अब आपको मध्य पार्ट की बात करें तो ये मध्य पार्ट उसका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके मध्य पार्ट में क्या पाया जाता है बताना, केंद्रक पाया जाता है कि सेंट्रियोल पाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो केंद्रक जो होता है हेड में पाया जाता है, ये आपका केंद्रक हो गया इसका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का, सॉरी स्पर्म का। सेंट्रियोल ये इसमें पाया जाता है, ठीक है, टेल में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मध्य पार्ट में पाया जाता है। मौ से माइटोकॉन्ड्रिया, मौ से माइटोकॉन्ड्रिया, मौ से मध्य भाग में, ठीक है, मौ से माइटोकॉन्ड्रिया और मौ से मध्य भाग में। यानी 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से पाया जाता है, मध्य भाग में। और शुक्राणु को चलने के लिए एनर्जी देता है ये, ठीक है, क्या देता है, एनर्जी देता है, जिससे शुक्राणु चलता है। और चलने में काम करता है कौन, इसके पूंछ, शुक्राणु का पूंछ इसको गति करने में हेल्प करता है। और एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में कौन प्रतिरक्षा का काम करता है। प्रतिरक्षा, देखिए हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना, पाँच होते हैं, ठीक है, 5 प्रतिरक्षा तंत्र होता है। आप देखिएगा ना, अक्सर किसी कुत्ते के शरीर पर अगर कोई कभी घाव हो रहा है तो घाव को वो हमेशा क्या करता है, अपने जीभ से अथी करते रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके लार में ना क्या होता है, उसके लार में एंजाइम होते हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिस वजह से उस घाव को क्या करता है, सही कर देता है। उसी तरह से हमारे भी अंदर ना 5 ऐसे प्रतिरक्षा तंत्र हैं, 6 नहीं, टोटली 6 है, ठीक है, कितना है, 6 है। सबसे पहला मुंह में लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम नहीं जी, ठीक है, मुंह में क्या होता है, लार ग्रंथि होती है। और वो लार ग्रंथि जो होती है, लार ग्रंथि मेनली वो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है। अब मुख से नीचे जाइएगा तो अमाशय का जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, इस तरह से अगर बात करें, अमाशय का जो फर्स्ट पार्ट ये होता है पाइलोरिक, नहीं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक।
कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो कार्डियक जो पार्ट होता है ना, इसमें एक HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मेनली प्रतिरक्षा का काम करता है, ठीक है, क्योंकि आमाशय ग्रास नली के द्वारा जब हम भोजन खाते हैं तो फर्स्ट पार्ट में नहाता है, और इसी पार्ट में मान लीजिए उस भोजन में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कीटाणु मिले हैं, तो HCl उनको एकदम जान से खलास कर देगा, मार देगा, ठीक है, जिस वजह से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर दूसरे पार्ट्स की बात करें तो दूसरा प्रतिरक्षा तंत्र होता है थाइमस, ठीक है, क्या होता है थाइमस, जो आपके सीने के जस्ट नीचे, चेस्ट के नीचे स्थित होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो होता है एंटीबॉडी। क्या होता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ब्लड के द्रव वाले पार्ट में होता है। अब यहाँ बात करें, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड। तो सॉलिड वाला में जो होता है ना, इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट वगैरह होते हैं, जबकि लिक्विड जो होता है ना, इसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और उसी प्लाज्मा में रहता है एंटीबॉडी। क्या रहता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो होता है बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। आप सुने होंगे कोरोना वायरस के दौर में कि किसी व्यक्ति को प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है। तो प्लाज्मा डोनेट काहे किया जा रहा है? काहे कि उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी विभिन्न तरह की बीमारी, रोगाणु उत्पन्न करने वाले रोगों से क्या करता है? फाइट करता है, लड़ता है, और उनका घेर रख देता है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो 13 नंबर का सही आंसर देखते हैं क्या होगा, है ना। उसके अलावा और प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें हम, तो स्टार्टिंग में जब किसी बच्चे का बर्थ होता है ना, जन्म, तो उस बच्चे के लिए उसकी माँ का जो दूध होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। किसका काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। तो उस बच्चे को वो दूध पिलाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, क्या कि उसमें उसके जो एंटीबॉडी उसमें होता है, ठीक है, जो बीमारियों से लड़ने में सक्षम करता है। क्योंकि वो स्टार्टिंग में उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उस बच्चे में कमज़ोर होता है, और इम्यून सिस्टम को कमज़ोर होने की वजह से विभिन्न तरह के रोगाणु उस पर हावी हो जाते हैं। उसी हावी से बचाने के लिए, उसी रोगाणु से बचाने के लिए उसकी जो माँ का दूध होता है स्टार्टिंग वाला, बर्थ के जस्ट बाद, वो पिलाना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे उसकी सेफ्टी या सुरक्षा होती रहती है। अगर बात करें कि लोर यानी आंसू, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो आँख में पड़ने वाले जीवाणु, विषाणु, जो भी छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको आँख में घुसने नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सभी को रोना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्या ज़रूरी है? रोना भी ज़रूरी है। क्या कि रोएंगे तो आँखिया से ज़्यादा लोर गिरेगा, और लोर में क्या होता है? लाइसोजाइम जो होता है क्या करता है? जीवाणु को मार देता है, ठीक है, जिस वजह से आँख से संबंधित कोई बीमारी ना होती है, ठीक है। तो ये जो होता है, क्वेश्चन करे कि निम्न में कौन प्रतिरक्षा का काम करता है? तो प्रतिरक्षा का काम करता है जनन के तुरंत बाद प्राप्त दूध, ठीक है, जनन के तुरंत प्राप्त दूध होता है, ये प्रतिरक्षा का काम करता है, ठीक है। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक्रोसोम द्वारा स्रावित रसायन का नाम क्या है? एक्रोसोम जो किस में पाया जाता है? स्पर्म में। एक्रोसोम में ये अग्र पार्ट होता है जिसके हेड में रहता है, ठीक है। ये इस रसायन का नाम क्या है? एक्रोसोम जो होता है किस रसायन को छोड़ता है? तो एक्रोसोम रसायन को छोड़ता है वो कोरोना पेनेट्रिंग, ठीक है, एंजाइम। इस एंजाइम को क्या करता है? शुक्राणु का जो एक्रोसोम पार्ट होता है वो छोड़ता है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें पार्ट 1 पहले अपलोड कर रखा है, ठीक है। 15 नंबर करें कि निम्न में कौन द्विगुणित होता है? द्विगुणित का मतलब कि जिसमें 2 गुण पाया जाता हो, ठीक है, जिसमें कितना गुण पाया जाता हो? 2। तो स्पर्म तो केवल एक गुणी यानी फीमेल पार्ट होता है, सॉरी मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट होता है। अंडाणु ये भी एक गुणित होता है, क्योंकि ये इसमें केवल और केवल फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट होता है। जबकि जाइगोट जो होता है मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन पार्ट होता है, यानी द्विगुणित, 2 गुणों का ये हो गया आपका, ठीक है। जाइगोट कितने गुणों का होता है? 2 गुणों का, इसलिए इसको द्विगुणित बोला जा सकता है, बोल सकते हैं हम इसको, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी।